हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो आज के भी तबसरे में उर्दू अखबारों ने ज़्यादातर ईरान, अमेरिका और इसराइल के हमलों को लेकर के ही अपनी सुर्खियां बनाई हैं, जिसमें ज़्यादातर ये कहा गया है कि जंग जो है और ख़तरनाक रुख अख्तियार करती चली जा रही है। पिछली रात तेल अवीव पर ईरान ने 100 से अधिक मिसाइलों से हमला किया है और इसके बाद जो है वो बड़ी तबाही का मंजर सामने आया है कि ज़्यादातर जो तेल रिफाइनरीज हैं और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके शहरों के, वो तबाह हुए हैं। उससे बड़ी नुकसानात तो हुए हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा इसको लेके लोगों को में बड़ा भय पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से सारी दुनिया हिली हुई है, डरी हुई है कि ये जो जंग है ये उन जगहों पर हो रही है जहाँ पर पेट्रोल का, डीजल का, गैस का खजाना है और वहाँ पर आग लग रही है, वहाँ जलाए जा रहे हैं। तो जब वहाँ पर ये ऐसी घटनाएं होंगी तो आने वाले दिनों में अगर जब जब थमेगी तो क्या हालात होंगे, कितनी बड़ी संकट के दौर से लोगों को गुजरना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया के लोग सोच रहे हैं। भारत में तो बहरहाल अभी हाल में गैस वैस के संकट को लेकर के जो बातें हुई हैं, भारत सरकार ने अपनी सफाई दे दी है। बहरहाल, तो जहाँ पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच भयंकर जंग के लेकर के सारे देशों में एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है, वहीं रोज बड़े बड़े हमलों को से भी लोग बेहद दहले हुए। अब ये जंग किस पड़ाव पर होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सऊदी अरब और यूएई और कतर और दुबई ने, इसराइल ने अमेरिका के हमलों के बाद ईरान से जो तबाही हुई है, वहाँ के देश अब परेशान हो उठे हैं। यूएई के पूर्व प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने इसकी काफी निंदा की है और कहा है कि जिस तरीके से यूएई में हमला किया जा रहा है वो अब आबादी के हिस्सों में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक तो आबादी वाले हिस्सों में नहीं हमले हो रहे थे जिससे लोग मारे नहीं जा रहे थे, लेकिन अब ये आबादी वाले हिस्सों में हो रहा है। तो इससे जो है बड़ा खतरा बढ़ गया है और लोगों को सुरक्षा खतरा पैदा होगा। हालांकि ईरान ने खुद भी ये बात कही थी कि जो लोग वहाँ हैं वो जगहों खाली कर दें, उस जगह पर जहाँ ये तेल के ठिकाने पर उस पर हमला करने वाले थे ईरान के फौजी। तो अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो गया कि इस तरीके से अब जहाँ खाड़ी देशों में हलचल मची हुई है और वहीं अमेरिका भी अब अपने नए नए तरीके से जंग के बात कर रहा है। तो इस जंग को लेकर के क्या पड़ाव होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सारी दुनिया के देशों ने अमेरिका से उसके साथ जो होर्मुज़ का रास्ता है जहां से जहाज आते हैं पेट्रोल के और कच्चा तेल के और ईंधन के, गैस के, उन जगहों पर उसने, ईरान ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि कोई भी वहां पर से गुजर नहीं सकता। तो अब उस रास्ते को खाली कराने के लिए ईरान, अमेरिका जो है सारे मुल्क से दबाव बना रहा है कि इसको जो है किसी तरह से रोक। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप की चल नहीं रही है और सारे देश इस जंग के खिलाफ हो रहे हैं। खुद अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप घिरते चले जा रहे हैं और उधर देश के विभिन्न हिस्सों में आए दिन कहीं न कहीं भयंकर आग लगने की घटनाओं से लोगों के मरने की खबरें सामने आती रहती हैं और हर बार ये बात होती है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ या गैस चार्जिंग से आग लगी, फिर ब्लास्ट से आग लग गई, गैस चार्जिंग के वक्त या सिलेंडर से आग लग गई। तो लोग मरते रहते हैं और मुआवजा भी उनको दे दिया जाता है और सरकारी अफसर पहुंच करके मौके पर या मुख्यमंत्री कुछ मुआवजे की घोषणा कर देते हैं बड़ी घटनाओं में। और ये होता है बाद में कि इंक्वायरी बैठा दी जाती है और कहा जाता है कि आगे इस तरह के घटनाएं ना हो तो उसको सरकार प्रभावी कदम उठाएगी, ये कह के बात आगे बढ़ा दी जाती है। लेकिन आज कल रात में दिल्ली और इंदौर में एक ऐसे ही वाकया हुआ, भीषण अग्निकांड का वाकया हुआ, जहाँ दिल्ली में और इंदौर को मिला करके 17 लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हो गए और भारी नुकसान हुआ। और पता ये चला कि इंदौर में तो वो गैस चार्जिंग का कुछ मामला था, किसी वाहन में उससे ब्लास्ट हुआ था, उससे आग लग गई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मौके पर पहुंच करके मृतकों को 2-2 लाख की मुआवजे की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार दिए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी वहाँ मौके पर कहा है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं बैटरी चार्जिंग के लिए और ये उसके लिए वाहनों की, तो अब ये एक बड़ी चुनौती है, उसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे रुके। और ये सही भी है कि ये बात अगर मोहन यादव ने जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने कही है मध्य प्रदेश के, अगर उस पर अमल होता है तो हो सकता है इससे कुछ हद तक हो जाए। लेकिन अभी तक बिजली को लेके जो उपकरण बनते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में,
अभी आग लगी थी एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर भी काफी मरीज आईसीयू में मर गए थे और उसके बाद किसी तरह उन्हें सुरक्षित बचाया गया। तो अब इस तरीके से जो हालात चल रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि ये अब गर्मी में और ज्यादा लोड बढ़ेगा एसी का, और बड़े बड़े एसी प्लांट लगते हैं हॉस्पिटल्स में और जगहों पर, सरकारी दफ्तरों में, बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, होटल्स में, तो आग लगने की घटनाएं गर्मी में अमूमन बढ़ जाती हैं। तो अगर इस पर प्रिकॉशन नहीं लिया सरकार ने तो और भी बड़े बड़े वाकये सामने आएंगे। अब जो वाकया हुआ है इंदौर और दिल्ली में, बहरहाल उसको लेकर बेहद अफसोस जताया जा रहा है, कहा जा रहा है जरा सी अनदेखी में इतना बड़ा हादसा हो गया और 17 लोग देखते देखते के मुंह में चले गए। और उधर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए अपनी सरकार की कारकर्दगी को, कार्यप्रणाली को, कार्य को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने, मेरी सरकार ने जो काम किया है वो पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने इस तरीके से पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की सरकारों में सिवाय गुंडागर्दी, खुशामदखोरी और जात पात की राजनीति की जाती थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। नागरिक बहुत भयभीत रहते थे, लेकिन मेरी सरकार ने आने के बाद माफियाओं का खात्मा हुआ है और लोगों को इंसाफ मिला है और आगे जो तरक्की की बात कही जा रही है उस पर अमल होगा और जो तरक्की हुई है वो सबके सामने है। तो उधर इस तरीके की बातें सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कहाँ भला चुप रहने वाले। वो अपने पार्टी मुख्यालय पर कुछ कोई कार्यक्रम कर रहे थे तो वहां ने उन्होंने भी इस सरकार की उपलब्धि पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ अंधभक्तों की का गुट है, यानी ये जो है गिरोह है अंधभक्तों का और ये राजनीतिक दल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर शामिल लोग सिवाय झूठ, अफवाह और माहौल को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं करते और इसी पर इनका विश्वास रहता है। तो बहरहाल उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर काफी आरोप लगाए और कहा कि आने वाले दिनों में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो ऐसा काम करे जनता के बीच जा करके कि समाजवादी की पार्टी की सरकार आए और जनता को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में लोग बेहद परेशान और भयभीत रहने लगे हैं क्योंकि झूठ और अफवाह के जरिए लोगों को बंद किया जाता है, मकान गिरा दिए जाते हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए। उधर यूपी के लखनऊ में एनआईए ने यूक्रेन के 3 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ये लोग किसी दहशतगर्दी की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और जब इनकी तलाशी ली गई है गिरफ्तारी के बाद तो इनके पास से तमाम आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग यहाँ से खुफिया सूचनाएं दे रहे थे यूक्रेन से जो यहाँ आए थे और सरकार ने इस दिशा में बहुत सख्त कदम उठाया है और ऐसे अफसरों को की सराहना की है जिन्होंने इनको पकड़ा है और कहा जा रहा है कि अभी इनसे पूछताछ जारी है और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग ड्रोन की दहशतगर्दी में भी शामिल थे, यूक्रेन के पूर्व फौजी। अब इनको पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया गया था उसके तहत उस साजिश को नाकाम कर दिया है जिसके तहत ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और उधर देश में 40% ग्रेजुएट्स को नौकरी न मिलने की अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की तरफ से जारी एक सर्वे रिपोर्ट पर कांग्रेस ने बड़ा तंज किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में सिवाय बेरोजगारी के मंसूबे चलाने के और कोई काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने जयराम नरेश ने अपने एक्स पर लिखा है कि इस तरीके से 40% जिस तरीके से बेरोजगारी का आंकड़ा सामने आया है वो साफ बताता है कि सरकार ने 2014 के बाद से अब तक सिवाय झूठ बोलने के और कोई काम नहीं किया है। हर अपनी राजनीतिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि 2 करोड़ नौकरियां हैं और नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया उनके जज्बात से कि उन्हें रोजगार मिलेगा, जबकि प्रधानमंत्री जब इस मामले में फंसते हैं नौकरी देने के मामले में तो वो ये कहने लगते हैं कि मैंने रोजगार देने की बात कही है। रोजगार देने में पकौड़ी छानने और चाय बेचने का भी काम आता है, उसके जरिए भी आदमी पैसा कमा सकता है। बहरहाल कांग्रेस के जयराम नरेश ने इस पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि इससे नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है और देश समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब सरकार को भी समझना चाहिए कोई ऐसा कदम उठाए कि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। और उन्होंने कहा ये कि आने वाले दिनों में अगर यही हालत रही तो समाज को और खासकर युवा वर्ग को ये सोचना होगा कि इसका विकल्प क्या है। अब उनको ऐसी सरकार को भी जवाब देना चाहिए ताकि कोई ऐसी सरकार हो जो इन्हें रोजगार दे सके। और उधर सऊदी अरब से जारी एक इत्तला के मुताबिक वहाँ चांद न दिखने पर आज ईद नहीं मनाई गई। अगर चांद हो जाता तो आज वहाँ ईद होती। इस तरीके से अब आज चांद होगा, कल वहाँ ईद होगी और इसी तरह से भारत में
कल चांद दिखेगा और परसों ईद होगी, यानी 20 मार्च को सऊदी अरब में होगी, 21 मार्च को भारत में होगी। तो वहाँ की सरकार ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा, इसकी पुष्टि की है कि भारत के लोग इंतज़ार करते थे कि अगर सऊदीया में चांद दिख गया तो भारत में दूसरे दिन ईद मना ली जाती थी। लेकिन ये अब हुआ है वहाँ पर कि जो कोशिशें की गई चांद देखने की, उसमें कामयाबी हाथ नहीं लगी, तो सरकार ने वहाँ पर इसका ऐलान किया कि अब 20 मार्च को यानी शुक्रवार को सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी। जबकि यहाँ हिंदुस्तान में यही ईद का त्यौहार अब 30 रमज़ान पूरा होने को, आज 29 तारीख है, कल 30 है, तो इस तरीके से शनिवार को 21 मार्च को यहाँ पर ईद होगी। और उधर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अभी हाल ही में प्रियंका के साथ गडकरी से मुलाकात की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वो लोग ऑफिस में मिले हैं। तो इसको लेकर के सियासी हलकों में बड़ी चर्चाएं की जा रही हैं कि ऐसा क्या है कि दोनों लोग, दो का बड़े कांग्रेसी लीडर जो है जाके भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री से मिले हैं, इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है। बहरहाल तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राहुल गांधी अक्सर बड़े बड़े उसमें जाते हैं, लोगों के पास, छोटे कारखानों में, बड़े कारखानों में, हर जगह आते हैं। तो वो वाहन बनाने के, छोटी बॉडी बनाने वाले मेकर से मिले थे, जो लोग निर्माता हैं उसके, वो छोटे वाहन की बनाने, बॉडी बनाने का काम देखते हैं। तो उन कारखाने के लोगों से मिले थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि टैक्स और इतना ज़्यादा बढ़ गई है फीस कि हम लोग इस काम को करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये शुल्क और तरह बढ़ा और कम ना हुआ तो हमारे कल कारखाने बंद हो जाएंगे और इससे बड़ी बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। तो छोटे कल कारखाने के लोगों के जो यूनिट, जो संघ था, यूनियन थी, उसके साथ, उनके नेताओं के साथ नितिन गडकरी से राहुल गांधी मिले थे और उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। बहरहाल इस मुलाकात में कोई ऐसी सियासी बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि परिवहन मंत्री भी आरएसएस के भी और उसके दो बड़े से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं, तो ये समझा जाने लगा कि हो सकता है इसमें कोई सियासी पहलू भी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल गडकरी ने उनके, राहुल गांधी के साथ आए लोगों को आश्वासन दिया कि उस दिशा में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उन्हें राहत मिले। और उधर मैनपुरी में एक कच्ची दीवार ढहने से माँ बेटे की मौत हो गई। बताया जाता है कि दीवार इतनी कच्ची थी कि उस पर जो टीन शेड लगा हुआ था, वो दीवार ढहने से माँ बेटे पर गिर गया, उनके मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा पीवी संधू ने गुरुग्राम में हर लेवल के खिलाड़ियों से एक आग्रह किया है, एक बहुत अच्छी बात साझा की है। उन्होंने कहा है कि सारी जिंदगी आप खेल के सहारे नहीं रह सकते, यानी पूरी जिंदगी खेल नहीं सकते, एक समय आता है कि आप रिटायर हो जाते हैं। तो उन्होंने इस सिलसिले में ये बात कही है कि जब आप खेल की दिशा में आगे जाए तो अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, क्योंकि बहुत कम उम्र से आदमी खेल करना शुरू करता है, और अगर वो शतरंज में या टेनिस में, क्रिकेट में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा तो उसके बीच में पढ़ाई, जैसे हाई स्कूल में है, इंटर में है या बीए में आके छोड़ दी पढ़ाई, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई कभी मत छोड़िए, पढ़िए, ताकि आपके सारी जिंदगी शिक्षा आपके साथ रहेगी, खेल नहीं रहेगा। खेल तो एक लिमिट के बाद आपका खत्म हो जाएगा, आप खिलाड़ी जरूर कहलाएंगे लेकिन आप खेल नहीं पाएंगे। आपको जो है एक एज में आकर के रिटायर होना पड़ता है, या चोट लग गई या किसी वजह से आप नाकाम हो गए आगे खेलने में, आपका खेल आगे नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाया, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि शिक्षा जरूर हासिल करें। खुद उन्होंने गुरुग्राम में ये बात कही है एक शैक्षिक कार्यक्रम में वो, और उन्होंने बताया कि मैंने अभी एमबीए की डिग्री अपनी कंप्लीट की है। तो दोस्तों, आज के तबसरे को यहीं ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होंगे रूबरू, और अपना ख्याल रखिए। तरुण मिश्र के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।